हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय चित्रकला हो या मूर्तिकला या हो पाश्चात्य कला। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं कि हमने प्रागैतिहासिक काल से लेके आपको मुगल शैली तक के संपूर्ण वीडियो, पूरे थ्योरिकल वीडियो चैप्टर वाइज उपलब्ध करा दिए। आज मुगल शैली का कुछ लास्ट में पोर्शन बचता है। शाहजहां काल तक की कला को हमने आपको पूरा करा दिया है। आज हम औरंगजेब काल की कला और संपूर्ण मुगल शैली में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनकी विशेषताओं से आते हैं, किसके समय में क्या शुरू हुआ, उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको आपको समझाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। इससे पहले की सारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज पूरी क्लासेस मिलती हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, उसमें आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे औरंगजेब की। औरंगजेब शाहजहां के बाद मुगल राजा सम्राट शाहजहां के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो उनका पुत्र औरंगजेब होता है। और ये एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जो कि इसने भारत में बहुत परिवर्तन किए। अपने शासन काल में इसने संगीत कला सब पर रोक लगा दी। तो फिर इसके समय की कला पढ़नी क्यों इम्पोर्टेंट है मैम? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिर भी इसकी कला पर रोक लगाने के बावजूद भी इससे रिलेटेड कुछ चित्र मिले। इसके जवानी से बुढ़ापे तक के चित्र, ये जो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, इसके चेहरे से ही लग रहा है कि एक बहुत कट्टर व्यक्ति है। तो इसकी शुरुआत से लेके आखिरी तक के चित्र प्राप्त होते हैं। और इसके समय में भी कुछ एक चीजें रही। इसके बाद के कुछ चित्रकार, कुछ राजा हुए जिनके समय में कला का थोड़ा बहुत विकास हुआ, तो उन्हें भी हम देखते चलेंगे और मुगल काल के अंतिम शासक तक हम कला को देखेंगे। चलिए, तब हमारी मुगल शैली पूर्ण होगी। अब हम बात करते हैं औरंगजेब की, जिसका शासन क्या था। अभी हम आपको एक आधार बता के आए जिसका शासन काल क्या रहा। तो 1658 से 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया भारत पर, औरंगजेब ने। ठीक है, इसको आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। इसको आलमगीर भी कहते थे और जिंदा पीर के नाम से भी जानते थे। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था। इसके काल में चित्रकला व अन्य ललित कलाओं को त्याग कर राज्य में पूर्णतया पाबंदी लगा दी गई थी। अब इन सारी कलाएं, चाहे संगीत कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे नृत्य कला हो, कोई भी कला हो, सब पर पाबंदी लगा दी गई थी। इवन इसने स्थापत्य कला पर भी एक तरीके से रोक लगा दी। एक इसने ताजमहल की नकल बनवाई, लेकिन वो भी अच्छी नहीं बनवा पाई। चित्रशाला के सभी चित्रकारों को निकाल दिया गया। जो इससे पहले शाहजहां के समय में चित्रकार कार्य कर रहे थे, जो भी चित्रकार थे आपके, उन सभी को इसने चित्रशाला से निकाल दिया। जब भाई हमें चित्र ही नहीं बनवाने तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो निकलो भागो। अब वो सारे चित्रकार कहाँ चले गए? पहाड़ी राजाओं की शरण में चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ी राजाओं की शरण में चले जाते हैं। और महलों में, इससे पहले भाई शाहजहां ने महलों में भित्ति चित्रण करवाया था। जो भित्ति चित्र बने थे उन पर इसने क्या किया? चूना पुतवा दिया। अब इसके टाइम में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसने क्या किया? चूना पुतवा दिया, क्योंकि ये कला विरोधी शासक था। औरंगजेब चित्रकला का पूर्णता विरोधी था। ये कहता था कला कोई भी हो वो हमें विलासिता में ले जाती है और हमें कमजोर कर देती है। इसलिए औरंगजेब किसी भी कला को, चाहे कला में हमारी 5 ललित कलाएं आती हैं, 5 ललित कलाओं में किसी को भी इसने महत्व तो नहीं दिया। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके समय फिर भी, अब इतना हो गया, ये पूर्णतः कला विरोधी था, लेकिन फिर भी इसके बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक के बहुत सारे चित्र प्राप्त होते हैं, क्योंकि चित्रकारों ने तो उन्हें देख रखा था ना। अब जब तक ये राजा बनता तब तक उन्होंने चित्रण किया, जब ये वृद्ध हो गया तो भी उन्होंने इसका चित्रण किया। तो ये जो है, हालांकि इसके समय में चित्रकला का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ, चित्रकला का लगभग पतन हो गया, लेकिन फिर भी इसके जवानी से लेके, या हम कहें इसके बचपन से लेके वृद्धावस्था तक के चित्र हमें प्राप्त हो जाते हैं। प्रमुख चित्रों की बात करें तो औरंगजेब की युवावस्था का व्यक्ति चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इससे रिलेटेड आपको 3-4 ही चित्र मिलते हैं। अकबर के काल में भर भर के चित्र आपने याद किए, जहांगीर काल के
काल में भर भर के चित्रकार और चित्र याद किए। शाहजहां में भी सेम था। अब औरंगजेब के समय में कुछ भी नहीं, बस आपको 3 चित्र याद कर लेने हैं। औरंगजेब की युवावस्था का चित्र, औरंगजेब की वृद्धावस्था का चित्र, और बीजापुर के घेरे में बंद औरंगजेब। बीजापुर के घेरे में बंद औरंगजेब का चित्र कहाँ है? राज्य पुस्तकालय रामपुर में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इनका दोनों का संग्रहालय आपको याद रखना है। औरंगजेब के समय मुगल चित्रकला दरबार से निकलकर जन सामान्य तक पहुंच गई। भाई कारण सीधा सा है, स्पष्ट है। इसने क्या किया, जो चित्रकार थे, जो दरबारी चित्रकार थे, सबको निकाल के बाहर फेंक दिया। अब वो कहाँ जाएंगे? तो वो जन सामान्य में अपना काम करने लगे। जो भी कला थी, जो भी कलाकार थी, वो सब जन सामान्य लोगों में, सामान्य लोगों में, या हम कहें जनता में रहने लगे, तो वहीं पर चित्रण कार्य करेंगे। और यही कारण रहा कि मुगल चित्रकला दरबारों से निकलकर जन सामान्य तक पहुंच गई। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, किस शासक के समय मुगल चित्रकला दरबार से निकलकर जन सामान्य तक पहुंच जाती? चित्रकला नहीं निकलती, चित्रकार लेके जाते हैं। चित्रकला कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, इसे लेके गए चित्रकार जन सामान्य तक, पब्लिक तक लेके गए। अब तक वो दरबारों में थी। ठीक है, तो औरंगजेब काल की हमने इतनी चित्रकारी, इतनी विशेषता देख ली। इसके बाद एक और हुआ। कौन? औरंगजेब का ही भाई था दारा शिकोह। अगर ये होता, दारा शिकोह शासक होता, तो कला शायद शाहजहां से भी अच्छे स्तर पर होती। शाहजहां से भी अच्छे स्तर पर दारा शिकोह के समय में होती, क्योंकि ये बहुत कला प्रिय था। लेकिन इसको भी जो है औरंगजेब ने कैदी कर दिया या बंदी कर दिया, बाद में इसे मार दिया। यह शाहजहां का पुत्र था और इसका होने वाला उत्तराधिकारी था। कायदे से यही उत्तराधिकारी बनता। अब क्योंकि भाई शाहजहां ने भी तो उत्तराधिकारी को मारा था, तो ये तो अब परंपरा चल गई कि जहांगीर के समय में जहांगीर बन गए, अकबर के समय में अकबर बन गए, और शाहजहां ने क्या किया? उत्तराधिकारी नहीं बन पा रहे थे, जहांगीर की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने साथ के जितने थे उनको सबको मार दिया और खुद जाके उत्तराधिकारी बन गए। वही सेम इन्होंने किया। इन्होंने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया, आपके औरंगजेब ने, और दारा शिकोह जो कि उत्तराधिकारी होने वाला था, इसको भी हटा दिया। अब इसके बाद आती है, दारा शिकोह भारतीय साहित्य तथा मुगल चित्रकला के प्रति बहुत अनुरागी था। उसे भारतीय साहित्य भी अच्छा लगता था, मुगल चित्रकला भी अच्छी लगती थी। लेकिन कहते हैं ना, जो होना है वो होके रहता है। भाई ये अगर होता तो कला का स्वरूप कुछ और होता। हो सकता है कला का स्वर्णकाल इनके समय में कह दिया जाता। इतना हो सकता था, क्योंकि ये बहुत अच्छा, बहुत रुचि रखता था चित्रों में। उसने अपने चित्रकारों के द्वारा, क्योंकि औरंगजेब ने तो भगा दिए थे, लेकिन दारा शिकोह के पास कुछ चित्रकार रह गए थे। इनके द्वारा इसने 40 चित्रों वाला एक एल्बम तैयार करवाया। एल्बम या मुरक्का कह सकते हैं। उसने फोटो का एक एल्बम या पोर्टफोलियो या मुरक्का तैयार करवाया। ये एल्बम अपनी पत्नी नादिरा बेगम को उसने भेंट किया। चित्रों का एक एल्बम बनवाया और इसे किसे भेंट किया? अपनी पत्नी नादिरा बेगम को भेंट किया। वो एल्बम वर्तमान में कहाँ है? ये भी याद रखना, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में रखा हुआ है। कल मैंने पूछा था बोस्टन संग्रहालय कहाँ है, कई लोगों ने बताया कि अमेरिका है, किसी ने कहा लंदन है। राइट आंसर बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में है, ये आपको ध्यान रखना है जी। चलिए, इसके बाद इसके समय के कुछ चित्र भी पूछे जाते हैं। नाइट हीरोइन, ये भी इसी की एल्बम का चित्र है। स्वयं का व्यक्ति चित्र मतलब दारा शिकोह का व्यक्ति चित्र। और दो वक्तक मतलब दो वकीलों का चित्र या दो वक्ताओं का चित्रण किसने करवाया है? तो दारा शिकोह ने करवाया है। तो ये कहानी आपके दारा शिकोह की थी, ये भी आपको याद रखनी है। अब चूंकि औरंगजेब का समकालीन दारा शिकोह था, भाई उसका बड़ा भाई था, औरंगजेब ने तो उसको मार दिया था। इसके बाद जिसे हमें देखना होगा, तो वो परवर्ती मुगल कला मतलब बाद की मुगल कला, औरंगजेब दारा शिकोह के बाद की कला। कुछ और शासक हुए जिनके समय में कुछ कला उठी, कुछ गिरी। वैसे तो हमारी मुगल शैली की अगर कला को देखें तो हुमायूं काल में इतनी सी होती है, ठीक है। अकबर काल में उसको विस्तार मिलता है, ठीक है, इतना विस्तार मिलता है। अब फिर जहांगीर काल में ये अपनी और चरम पर जाती है। शाहजहां काल में चित्रकला थोड़ी सी डाउन होती है, पर स्थापत्य कला थोड़ी अप होती है। इतनी भी डाउन नहीं होती, लेकिन अब यहाँ पर एक आता है और गिरा हुआ पोर्शन, वो है औरंगजेब। थोड़ा सा दारा सिकोह ने यहाँ पर काम किया, तो थोड़ा उठा सकते हैं, ग्राफ है ये एक तरीके से।
और इसके बाद भी कुछ चित्रकार आए, तो मुगल चित्रकला का ये समझिए आप ग्राफ रहता है, फिर कभी मुगल चित्रकला का ग्राफ नहीं उठता, क्योंकि उसके बाद मुगल शासन के अंतिम चित्रकार जो है, अंतिम राजा जो है बहादुर शाह जफर, जिन्हें रंगून भेज दिया जाता है और मुगल वंश का अंत हो जाता है। तो यहाँ पर हम औरंगजेब और दारा शिकोह के बाद की कला को या परवर्ती मुगल कला को देख रहे हैं। शाह आलम ने चित्रकला का पुनः विकास किया। मैंने कहा ना, थोड़ा थोड़ा किसी ने विकास किया, किसी के समय नहीं हुआ, किसी के समय हुआ, किसी के समय नहीं हुआ। शाह आलम ने विकास किया, लेकिन क्या हुआ, फारूक सियर मुगल वंश का ही शासक था। फारूक सियर के शासनकाल में चित्रकला 3 पद्धति से विकसित हुई। चित्रकला का 3 पद्धतियों में विकास हो गया था। वो कौन कौन सी थी, उसमें आपको याद रखना, एक तो दरबारी थी, दूसरी बाजारू थी, और तीसरी स्वंता सुखाए वाली, हम कहें अपने लिए करते थे जो चित्रकार। इस तरीके से 3 रूपों में इसका चित्रण, इसका आरंभ होता है। ठीक है, दरबारी मतलब दरबार में, बाजारू मतलब बाजार में बिकने वाली कला, और स्वंता मतलब जो अपने आनंद को देने, अपने मन को सुख देने के लिए चित्रण कर रहे थे। फारूक सियर के काल का प्रमुख चित्र क्या है, एक मिलता है, याद रखना, आखेटकों का दल। आखेटकों का दल किसके समय का चित्र है, फारूक सियर के समय का चित्र है। इसका संग्रहालय कहाँ है, ओसाजी जहांगीर संग्रहालय मुंबई में है। ठीक है, जहांगीर संग्रहालय मुंबई में। एक और शासक हुआ आपका मुगल वंश में ही शाह आलम द्वितीय। कौन, ये शाह आलम ने तो चित्रकला का विकास करवाया था, लेकिन जो शाह आलम सेकेंड हुआ, द्वितीय हुआ, इसके समय चित्रकला बाजारू, मतलब पूरी तरीके से बाजारू हो गई। बाजारू मतलब अब सड़क पर एक चित्रकार बैठा है, ठीक है, और ये कह रहा है कि भाई आप आओ, ऑर्डर दो, हम आपको चित्र बनाकर दे देंगे, ठीक है, और इसके बदले में हम आपसे कुछ पैसे लेंगे। तो ये बिकने लगी, बाजारों में चित्रकला बिकने लगी, पेंटिंग्स बाजारों में बिकने लगी, बोलियां लगने लगी। तो ये इनके समय, किसके समय, शाह आलम द्वितीय के समय चित्रकला बाजारू हो जाती है। अब एक शासक और देख लीजिए, मुगल वंश का अंतिम शासक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये अंतिम है। देखो, या तो पहला या तो आखिरी, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, बीच वाले अगर कुछ अच्छा करते हैं तो वो महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो अब द्वितीय जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय, 1837 से 1851 तक ये शासन करता है। ये मुगल वंश का अंतिम शासक था, और 1857 में अंग्रेजों ने इसे रंगून भेज दिया था। इसे कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था, और मुगल सल्तनत का अंत हो गया। ऐसा कहते हैं बहादुर शाह जफर बहुत ही साहसी शासक था। अंग्रेजों ने कुछ लिख के भेजा था कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो उसने कहा था कि काजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। एक और इससे जुड़ा हुआ किस्सा है कि ये बैठा हुआ था, अपना दरबार लगाए, अंग्रेज इसको पकड़ने आ गए। तो इसको जो मजदूर, इसका जो लेबर था, वो जूती पहना रहा था, तो वो भाग गया। अब अंग्रेज बोले सब भाग गए, तुम क्यों नहीं भागे। तो उसने कहा, अरे मेरा जूती पहनाने वाला जो व्यक्ति था, नौकर था, वो तो भाग गया, मैं कैसे भागू, मेरे पैर में जूती नहीं है। तो अंग्रेजों ने इसे जूती पहनाई। तो इसने कहा कि तुम्हारा स्थान इन्हीं जूतियों में है। ठीक है, तो ऐसे ही कहानी होती है, अलग अलग कहानियां हैं इनसे जुड़ी हुई, लेकिन आपको इतना याद रखना है, 1857 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। 1739 ईस्वी में दिल्ली पर मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह का आक्रमण होता है। ठीक है, मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह का आक्रमण होता है, जिसने दिल्ली को तहस नहस कर दिया। इसने फिर बनाया बहादुर शाह ने, और नादिर शाह ने पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। तो ये पॉइंट आपको बहादुर शाह जफर से और मोहम्मद शाह से याद रखने हैं। ठीक है, अब हमने मुगल शैली का लगभग समापन कर लिया। यहाँ पर हमारी मुगल शैली से जुड़ी हुई जानकारी लगभग समाप्त हो गई, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो संपूर्ण मुगल शैली से आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि किसके समय में क्या हुआ, कौन सा चित्रण किसके समय में हुआ, या कोई पॉइंट छूट गए हो, तो उन सभी को मैं यहाँ पर विश्लेषित कर दूंगी, आपको बता दूंगी। तो संपूर्ण मुगल शैली के स्मरणीय तथ्य जो आपको वन लाइनर रूप में यहाँ पर मिल जाएंगे, वन लाइनर टाइप में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, तो इम्पोर्टेंट है। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे आपको मैं यही राय दूंगी कि आप पीडीएफ के बजाय नोट डाउन करें, पीडीएफ भी अगर मिले तो आप नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए
अगला जो हमारा बिंदु है जिस पर हम बात करने वाले हैं, मुगल शैली को दरबारी चित्रकला, लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग तथा अधिक व्यक्ति चित्रों का निर्माण होने के कारण इसे व्यक्ति चित्र शैली भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इसको? अगर मुगल शैली को किन अन्य नामों से जाना जाता है, क्वेश्चन आ जाए, इंपॉर्टेंट है तो दरबारी चित्रकला, लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग और व्यक्ति चित्र शैली। क्यों यहाँ पर सर्वाधिक व्यक्ति चित्र या छवियों का अंकन हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारतीय चित्रकला में हाशिए बनाने की प्रथा मुगल शैली से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? मुगल शैली से प्रारंभ होती है हाशिए बनाने की प्रथा या परंपरा। हम कहें हमारे यहाँ हाशिए बनते थे, पर हाशियों में चित्रण नहीं होता था, लेकिन हाशिए पूरे हर चित्र में हाशिए बनाने की परंपरा कहाँ से शुरू होती है? तो आपको याद रखना है आपकी मुगल शैली से होती है। भारत में चित्रों पर हस्ताक्षर करने की प्रथा सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मुगल काल से प्रारंभ हुई, जब आप देखते हैं दसवंत के चित्रों पर, दसवंत ने जो चित्र बनाए उन पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। मुगल काल में चेहरे कितने चश्म बने हैं? तो एक चश्म बने। एक चीज यहाँ पर याद रखना कि संपूर्ण मध्यकाल में एक चश्म चेहरे बने हैं। संपूर्ण मध्यकाल में एक चश्म चेहरे बने हैं, या हम कहें सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल में आपकी जो राजस्थानी, पहाड़ी, दक्षिणी और मुगल, इन चारों शैलियों में एक चश्म चेहरों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे कि अजंता में कितने चश्म चेहरे बने हैं, आपको बताने हैं। स्थापत्य अलंकरण सर्वाधिक शाहजहां के काल में हुआ, ये भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थापत्य किसके समय में बना? शाहजहां के समय में। जिसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या है? ताजमहल में बने मेहराब तथा जालियां हैं। अगर आपने ताजमहल देखा है तो उसमें जो जालियां और मेहराब बने हैं उनमें बहुत ज्यादा अलंकरण किया गया है। स्थापत्य में बने महीन अलंकरणों को पेट्राड्यूरा या पच्चीकारी कहा जाता था। क्वेश्चन आ जाता है कि पेट्राड्यूरा या पच्चीकारी किसे कहते थे? तो स्थापत्य में जो महीन अलंकरण थे उन्हें क्या कहते थे? पेट्राड्यूरा कहते थे। अगला क्वेश्चन जो आपसे बनता है, मुगल काल में चित्रण या अंतराल कहाँ पर सबसे पहले बना? तो चित्रण या अंतराल यहाँ जिसे हम कहें धरातल, ठीक है, किस पर हुआ सबसे पहले? तो कपड़े पर हुआ। हमजनामा के चित्रों से मुगल चित्रकला का प्रारंभ होता है। लेकिन आगे जब हम जहांगीर काल में देखते हैं तो चित्रण बसली पर होने लगता है। जहांगीर काल में जो चित्र हैं वो बसली पर बनने लगे। बसली क्या होता था? कागज की 6-7 परतों को चिपका कर एक मोटा कागज तैयार किया जाता था, जिसे बसली कहते थे। अकबर काल में भित्ति चित्रण परंपरा भी प्रारंभ हुई, जो कि इटली के फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति के समान थी। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है कि राजस्थानी शैली में या राजस्थान में कहाँ पर आज भी फ्रेस्को ब्यूनो तकनीकी में काम किया जा रहा है, आपको बताना है। अगला जो पॉइंट बनता है कि फतेहपुर सीकरी व आगरा के भित्ति चित्र कैसे हैं? तो याद रखना धार्मिक बने हैं। ठीक है। अगला एक और पॉइंट, भागवत पुराण व उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो दारा शिकोह ने किया। आपको याद रखना है। ठीक है, दारा शिकोह ने किया था। स्वामी हरिदास से किस राजा ने भेंट की? तो अकबर ने स्वामी हरिदास से भेंट की थी। अगला जो पॉइंट, जो क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पच्चीकारी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके समय में हुआ और कहाँ हुआ? तो याद रखना है जहांगीर काल में एतमादुद्दौला के मकबरे में पच्चीकारी का सर्वप्रथम प्रयोग दिखाई देता है। मुगल काल में एल्बम रखने का शौक किसे था? तो दारा शिकोह। मैंने आपको बताया था ना दारा शिकोह के विषय में, औरंगजेब का भाई, तो उसी के समय में उसे ही एल्बम रखने का शौक था, जिसने कितने 40 चित्र बनवाए थे। रसिक प्रिया पर आधारित चित्र किसने बनवाए? तो याद रखो अकबर ने बनवाए, क्योंकि हिंदू धार्मिक चित्रों का, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का चित्रण किसके समय में हुआ है? अकबर के समय में हुआ है। और रसिक प्रिया आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है, किसका लेखन कार्य है। और वैसे राजस्थानी शैली में इससे बहुत ज्यादा चित्र बने हैं। अगला जो पॉइंट है, यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां किसके काल में बनी? क्वेश्चन ऐसे आता है, तो जहांगीर काल में यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां बनी है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए वन लाइनर है, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद ही रखना होगा। अगला है, रंग महल में काम क्रीड़ा व रति संबंधी दृश्यों का जहांगीर के काल में प्रारंभ हुआ और सबसे अधिक शाहजहां के काल में बने। भाई रंग महल में अगर चित्रण होगा तो क्या होगा? रंग महल में रास रंग ही होता था, वही चित्रित किया जाता था, तो वही चित्रित किया रास रंग को। और कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है भाई कहाँ हुआ? तो शाहजहां के काल में। जहांगीर काल से शुरू होता है और शाहजहां के काल में हुआ। भाई अकबर तो बेचारे लड़ते ही लड़ते
फ्री नहीं हो पाते थे वो इनके ये चित्र नहीं बनवाते थे, उसको ये रुचि नहीं थी। शाहजहां थोड़ा रसिक था ही, इसने चित्रण करवाया। मुगल कला का उद्देश्य या मुगल कलाकार का उद्देश्य ये नहीं था कि वो अपनी कला को प्रस्तुत करे, अपनी कला को लोगों को दिखाए या किसी के जनरंजन हितकारी हो। मुगल कला का मेन उद्देश्य या मुगल कलाकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? बादशाह का दिल बहलाना होता था। तो यही कारण है, जब आप शाहजहां काल के चित्र देखोगे तो बहुत ही कई स्थानों पर आपको ऐसे चित्र देखने को मिलेंगे जो हम दिखा भी नहीं सकते। कई जगह अश्लीलता भी आ जाती है। क्यों आ जाती है? हालांकि हम चित्रों में, चित्रकारों की तकनीक में नहीं कह सकते, लेकिन कई चित्र ऐसे उन्होंने बनाए जो कि उनको अच्छे लगे, इसलिए कला से संबंधित चित्र भी शाहजहां के समय में बने। मुगल शैली में चित्रों में पृष्ठभूमि धुंधली या उदासीन तथा शीतल है। मतलब पृष्ठभूमि बहुत ज्यादा चटक नहीं है, और इसका कारण है क्योंकि अगर पृष्ठभूमि चटक होती तो जो राजा या जिसे बनाया था उसका आभास जो है दब जाता। इसलिए मुगल चित्रकला में चित्रों की पृष्ठभूमि धुंधली है या उदासीन है, और हाईलाइट किसे किया गया है? राजा को किया गया है, या जो भी चित्र बना है, चित्र चमकदार बनाए गए हैं। वही बात है ना, हाईलाइट किसे किया गया है? जो चित्र उन्होंने बनाया उसे हाईलाइट किया। मुगल शैली में अधिकांश चित्रण कागज पर हुआ है, ठीक है। अधिकांश चित्र किस पर बने हैं? कागज पर बने हैं। और भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, मुगल शैली को कहा जाता है। अगला पॉइंट जो है हमारा, मुगल काल में बने चित्रों का विषय क्या है? तो भारतीय ही है। यहाँ पर कोई ईरानी या अन्य कोई विषय नहीं लिया गया, भारतीय विषयों को चुना गया। मुगल चित्रों में यथार्थता का बहुत अधिक समावेश है, याद रखना। मुगल कला में धार्मिक चित्रों का अभाव है। धार्मिक चित्र मुगल कला में नहीं बने हैं। केवल अकबर काल में कुछ चित्र धार्मिक हैं, बाकी सब दरबारी हैं, राग रंग के चित्र हैं, नृत्य के चित्र हैं, दावत के चित्र हैं, लेकिन धार्मिक चित्रों का अभाव है। देखिए कारण है क्योंकि मुगल धर्म में कोई पैगंबर या किसी पीर का चित्रण करना बिल्कुल मना है, तो वो तो कर नहीं सकते थे। अब हिंदू धार्मिक ग्रंथों का चित्रण महज अकबर के समय में हुआ है, तो बिल्कुल ना के बराबर चित्रण हुआ है। मुगल काल में चित्रों के किनारे फूल पत्तियों का अंकन होता था। जो हाशिए होते थे उनमें क्या होता था भाई, अपने फूल बना देते थे, पत्तियां बना देते थे, इससे बहुत अच्छी बनाते थे, ठीक है। तो फूल पत्तियों का अंकन कहाँ हुआ है? तो मुगल काल में आपके फूल पत्तियों का अंकन मिलता है। कहाँ मिलता है? तो चित्रों के किनारे मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है, मुगल काल में व्यक्ति चित्रों की अधिकता है। व्यक्ति चित्र बहुत ज्यादा बने हैं मुगल काल में, शबीहें बहुत बनी है। शबीहें कहें या व्यक्ति चित्र कहें, इसमें परिपेक्ष का प्रयोग यूरोपीय शैली की देन है। क्वेश्चन आ जाए मुगल शैली में परिपेक्ष की देन किसकी परिपेक्ष का प्रयोग किसकी देन है? तो परिपेक्ष का प्रयोग मुगल आपको यूरोपीय शैली की देन है, जिसे इन्होंने किससे सीखा था? पुर्तगालियों से इन्होंने परिपेक्ष सीखा था मुगल चित्रकारों ने। इस्लाम का 1000 वर्षों का इतिहास किस ग्रंथ में है? तो याद रखना, तारीख अल्फी में इस्लाम का 1000 वर्षों का इतिहास है, ठीक है। तारीख अल्फी एक ग्रंथ है। जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में एक चित्रशाला बनवाई थी जिसका अध्यक्ष अकारिजा था। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि जहांगीर द्वारा इलाहाबाद में बनवाई गई चित्रशाला का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना, अकारिजा था, ठीक है। मुगल काल में स्त्रियों के व्यक्ति चित्र जहांगीर काल में बने हैं, ठीक है। स्त्रियों के व्यक्ति चित्र आपने देखा था, रुकैया, साइफा, नादिरा, ये तीनों थी, और ये क्या करती थी? तो व्यक्ति चित्रण करती थी। ये भी आपको याद होना चाहिए। व्यक्ति चित्रण करती थी, और किसका करती थी? तो बेगमों का, हरम की बेगमों का करती थी। तो व्यक्ति चित्र किसके समय में बने हैं? तो जहांगीर के काल में बने हैं। लाहौर के व्यक्ति चित्रों का सर्वप्रथम किसने देखा था? तो विलियम फ्रेंच ने लाहौर के व्यक्ति चित्रों को सबसे पहले देखा था। ये भी आपको याद रखना है। मुगल शैली में प्रयुक्त रंग कितने प्रकार के थे? ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखो, एक तो खनिज रंग। खनिज रंग जो हमें पत्थरों से, गेरू से, कोयले से ये प्राप्त होता, कोयले से रासायनिक हो जाएगा, सॉरी, पत्थर, गेरू, खड़िया, इनसे जो रंग प्राप्त होते हैं वो खनिज रंग कहलाते थे, ठीक है। दूसरा होता है वानस्पतिक रंग, मतलब जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते थे या प्राकृतिक रंग होते थे, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर है रासायनिक रंग, मतलब जो रंग हमें रासायनिक क्रियाओं द्वारा, जैसे आपका कोयला हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, तांबे का रंग हो गया, तांबे का खनिज रंग होता है, तो ऐसे कुछ रासायनिक रंगों का भी प्रयोग किया गया, मतलब कई क्रियाओं से बने हुए रंग।
हिंदुओं के चित्र हमारी चित्रकला को मात देते हैं, ये कथन किसने कहा है? तो आईने अकबरी में अबुल फजल कहता है। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था, जिसने कहा हिंदुओं के चित्र हमारी चित्रकला को मात देते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ लिए। पूरा वन लाइनर आपको मैंने बना के दे दिया है। किसी ने भी इस पुस्तक के सम्मान में समान जवाहर नहीं देखा होगा, और ना ही किसी के पास इसके बराबर मूल्यवान वस्तु होगी। ये किसके विषय में कहा गया है? तो यहाँ पर इसे याद रखना कि इसे कहा गया है अबुल फजल के द्वारा, किसमें? हमजानामा में। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा हमजानामा के विषय में कहा गया है कि अबुल फजल ने कहा कि किसी ने भी इस पुस्तक के समान जवाहर नहीं देखा होगा, न किसी के पास इसके बराबर मूल्यवान वस्तु होगी। अगला पॉइंट, दरबारी चित्रकला का प्रारंभ किस शैली से होता है? तो मुगल दरबारी कला जो थी वही दरबारी चित्रकला का प्रारंभ मानी जाती है। मुगल कला में प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। कैसा हुआ है? क्वेश्चन आ सकता है, स्वाभाविक हुआ है। और राजस्थानी शैली का आरंभ भित्ति चित्रों से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुगल शैली में कलाकारों का नाम फारसी में तथा राजस्थानी शैली में कलाकारों का नाम देवनागरी में था। यहाँ पर तुलनात्मक पॉइंट है कि पूछ ले किसमें, तो देवनागरी में था आपकी राजस्थानी शैली में, और मुगल कला में फारसी भाषा में था। यथार्थ चित्रों का आरंभ मुगल शैली तथा चरम कंपनी शैली में होता है। यथार्थ चित्र आरंभ कहाँ से होते हैं? मुगल शैली से होते हैं, और चरम कहाँ होता है? आपकी कंपनी शैली में होता है। कारण है, मुगल शैली के पतन के बाद कौन सी शैली आरंभ होती है? तो कंपनी शैली का आरंभ होता है। कभी भी प्रांतीय मुगल या पहाड़ी या आप अन्य कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए पहाड़ी शैली में मानती हूँ कि मुगल चित्रकार जाते हैं और पहाड़ी शैली में पहाड़ी क्षेत्रों में बस जाते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दो कि पहाड़ी शैली अपने मूल रूप में थी बसोहली में, वहां पर लोक कला चल रही थी, मुगल के मिश्रण से बनी, लेकिन पतन के बाद उसका उदय नहीं हुआ, उसका उसी के बराबर में उदय हुआ, वो चल रही थी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जैसे मुगल शैली पूरे 1857 में इसका पतन हो जाता है, पूरे तरीके से ये खत्म समाप्त हो जाती है, और फिर क्या होता है 1857 क्या, औरंगजेब के बाद ही फिर आपकी कंपनी शैली का उदय होता है, और वही यथार्थता जो है वहां दिखाई देती है। भारत में आने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? तो जेम्स स्टोरी था। क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है। मुगल शैली का मूल आधार क्या था? तो ईरानी शैली। भारतीय शैली का मूल आधार, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बताना है कि राजस्थानी शैली का मूल आधार क्या था। जैसे मुगल शैली का मूल आधार राजस्थानी थी, लेकिन ये मिलती है हमारी भारतीय शैली से, राजस्थानी शैली से, या फिर मुगल शैली का मूल आधार ईरानी शैली थी, लेकिन मिलती है किससे? हमारी भारतीय राजस्थानी से या हमारी अपभ्रंश से, तो इसका निर्माण होता है मुगल शैली का। आपको ये बताना है कि राजस्थानी शैली का मूल आधार ऐसे हम किसे मानेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है, मुगल काल में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो याद रखना, अकबर हिंदू विषयों का पोषक था। उसी ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का चित्रण हो या लेखन हो, सब करवाया। मुगल कला में पाश्चात्य प्रभाव अकबर के समय में चित्रित तूतीनामा ग्रंथ में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। सबसे पहले किसमें दिखता है? तो तूतीनामा में होता है, तथा जहांगीर के समय में विकसित होता है। सबसे पहले दिखता किसके समय में है? तूतीनामा में, अकबर के समय में। विकसित किसके समय में हुआ? तो जहांगीर के समय में। और चरम पर किसके समय में चला गया? तो शाहजहां के समय में। याद रखना। आईने अकबरी के अनुसार इस युग का प्रथम विशेषज्ञ दसवंत था, मतलब संपूर्ण मुगल काल का प्रथम विशेषज्ञ कौन था? दसवंत था। अगला पॉइंट है, मशरूम के बीज पर कुरान व दाने पर, कुरान और चावल के दाने पर, यहाँ पर चावल होगा, चावल के दाने पर चित्र, ठीक है, किसने बनाए? तो अब्दुल समद ने बनाया। अब्दुल समद ने चावल के दाने पर चित्र बनाए, याद रखना। बसावन की पहली कृति जो थी रज्मनामा थी, और यह सर्व प्रसिद्ध कृति थी। एक कृषकाय घोड़े के साथ निर्जन में मजनू, यह इसकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। किसकी? बसावन की। और पहली कृति कौन सी है? तो रज्मनामा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। रूप चित्रण या अर्धमुख मुद्रा का प्रयोग किसने किया? तो मनूषा ने किया है। याद रखना, किसने किया है? आपके यहां लिखा है मनूषा, राइट होगा मनोहर। किसने किया? मनोहर ने
रूप चित्रण या अर्धमुख मुद्रा का अंकन किसने किया? तो मनोहर ने किया है। प्रतीकात्मक चित्रण के लिए कौन जाना जाता है? तो अबुल हसन ने प्रतीकात्मक चित्रण बहुत किया है, याद रखना। अब आपको ये बताना है कि अबुल हसन किसका दरबारी चित्रकार था। चलिए मैं चलते चलते आपसे मुगल शैली का टेस्ट भी लेते चलती हूँ। मुगल काल में प्रथम प्रभामंडल का अंकन किसने किया? तो अबुल हसन ने किया। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है वो है अकबर के समय तैमूर से लेकर अकबर तक की वंशावली का चित्रण किसने किया? तो याद रखना धनराज ने किया है। हाशिया चित्रण किसमें सबसे पहले हुआ? तो दीवानी हाफिज में सबसे पहले हाशिया चित्रण हुआ। मुगल कालीन व्यक्ति चित्र अधिकांशतः कैसी स्थिति में बने हैं? तो सबसे ज्यादा खड़ी मुद्रा में बनाए गए हैं, ठीक है। नादिरे नक्काश या नादिरे नक्काश की उपाधि किसे दी जाती थी? तो चित्रकारों को दी जाती थी। अगला पॉइंट, बंदी शासकों के चित्र किसके समय में बने? तो भाई किसके समय में बने होंगे? जो सबसे ज्यादा कट्टर होगा, मतलब औरंगजेब के समय में। मुगल शैली में सर्वाधिक व्यक्ति चित्र अकबर के समय में बने और सर्वोत्तम किसके समय में बने? तो जहांगीर के समय में बने। ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अकबर के समय में बने। भाई ज्यादा कोई भी बनवा सकता है, लेकिन अच्छा बनवाए ये गारंटी नहीं है। तो सर्वोत्तम आपके जहांगीर के समय में और सबसे ज्यादा अकबर के समय में बने। मुगल काल में अधिकांशतः हिंदू चित्रकार कहाँ से थे? तो गुजरात से थे। और सबसे ज्यादा काम किसके समय में किए? तो अकबर के समय में। तुझके जहांगीरी या जहांगीरनामा को मोहतमिद खान ने पूरा किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट जो है, देवी मरियम के चित्रों की अनुकृतियां किसने बनवाई? जहांगीर ने बनवाई। मरियम आपको याद होगा, ईसा मसीह की माता मरियम, ठीक है। और वैसे मुगल काल में राजा की जो राजकुमार की माता होती थी उसे भी मरियम उज जमानी कहते थे। लेकिन मरियम का चित्र किसने बनवाया? तो याद रखना, किसने बनवाया? तो जहांगीर ने बनवाया। मुगल काल में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत अकबर के फतेहपुर सीकरी से होती है। फतेहपुर सीकरी से अकबर के काल में होती है, मतलब अकबर ने फतेहपुर सीकरी से भित्ति चित्र का आरंभ करवाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र किसने बनवाया? तो जहांगीर काल में बना है। तो ये थी कुछ जानकारी मुगल शैली के महत्वपूर्ण बिंदुओं के सहित। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो आएगी आपकी पहाड़ी शैली पर। और पहाड़ी शैली की पूरी वीडियो आपको फुल डिटेल में मिलेगी, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आपको चैप्टर वाइज पूरी वीडियो, पहाड़ी शैली के बाद कंपनी, कंपनी के बाद आपको बंगाल शैली, और बंगाल शैली के बाद सारे ग्रुप्स के विषय में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो इसके लिए लेकिन करना पड़ेगा सब्सक्राइब। कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करिए, कर दीजिएगा लाइक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।